हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, हम आज आप लोगों के मोटिवेशन के लिए एक हम स्टूडेंट हैं विवेक यादव, इनको लेकर के आए हैं। और जैसे ही इनके बारे में हमारे एक छात्र ने बताया तो मैंने उससे करीब मुझे लगता है 15-20 दिन हो गए हैं, और उससे मैं बार बार कह रहा था कि किसी तरह से इनका फ़ोन नंबर निकालो तो ताकि इनसे बात करी जाए और पता करा जाए कि किस तरह से इन्होंने ये अपनी ये जीवन में अचीवमेंट्स जो हैं पाई हैं। मैं बात कर रहा हूँ विवेक यादव की, जो कि इस टाइम पे मेरे साथ बैठे हुए हैं। और ये जब जी कप में, यानी कि कम जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है पॉलिटेक्निक की, उसमें जब पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था सीबीटी, तो पहली बार इन्होंने जो है वो उसमें टॉप किया था और रैंक 1 हासिल करी थी। और इनका जो परसेंटाइल था वो 400.23 था। मतलब मैं बता दूं आपको कि जब स्कोरिंग करी जाती है सीबीटी में, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया जाता है। और ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला तब लगता है जब कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं हर शिफ्ट के। और उसमें ये बच्चों को ये ना लगे कि किसी का पेपर टफ था और किसी का पेपर आसान था और इस वजह से कुछ ऐसा हो गया, तो इसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया जाता है और उसके बेस पे तब परसेंटाइल निकाली जाती है। तो इनका जो परसेंटाइल है 400.23 है, इसका मतलब ये टॉपर हैं, तो इनका नंबर तो जो है वो 400 से कम होंगे। मे बी 380 390 उस समय नहीं बताया गया इनको, तो इसलिए इनको नंबर नहीं पता है, बल्कि परसेंटाइल के फॉर्म में ही पता है। और आज की डेट में जब ये होता है एग्जाम जी कप का, तो उसमें परसेंटाइल और मार्क्स दोनों चीजें बता दी जाती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊं अगर, तो एक स्टूडेंट से भी मेरी बात हुई थी। तो तो उस उनका वीडियो भी अगर चाहें तो आप देख सकते हैं चैनल पे, व्हाट टॉपर से प्लेलिस्ट है। तो खैर, बहरहाल आज की हम बात कर रहे हैं विवेक यादव से। और इनका परसेंटाइल 400.23 आया था 2021 में। रैंक 1 थी इनकी उस समय पे। इन्होंने आई ग्रुप से भी एग्जाम दिया था और उसमें उनकी 6th रैंक थी ऑल यूपी में। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जब वो 10th क्लास में पढ़ रहे थे, तब भी उन्होंने जो है वो यहाँ पर पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा दी थी, जिसमें उनकी 82 रैंक आई थी। 11th क्लास में भी इन्होंने पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा दी थी, तो उसमें 113 रैंक आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लिया चांस की बात होती तो ये होता कि हाँ भाई, चलो एक बार तुक्का लग गया। लेकिन जितनी बार इन्होंने एग्जाम दिया है, ये उसमें जो है वो अच्छी रैंक लेकर के आए हैं हमेशा। तो इसलिए मतलब काफी ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं ये अपने जीवन में। 10th में इनके 92.5% मार्क्स थे, 12th में 87.5% मार्क्स थे। तो काफी अच्छा कैरियर इनका रहा है। लेकिन कुछ कारणोंवश इन्होंने जो है वो पॉलिटेक्निक को नहीं किया। और आजकल ये बीएचयू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स से जो है वो फाइनल ईयर में इस टाइम पे ये हैं। तो विवेक, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो विवेक, आप हमें सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, माता पिता आपके क्या करते हैं, थोड़ा सा इस बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा नाम विवेक यादव है। मैं अयोध्या जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा परिवार किसान परिवार है। मेरे पिताजी किसान हैं और माताजी गृहिणी हैं। ठीक ठीक। तो आपकी जो ये शुरुआत की शिक्षा दीक्षा हुई है, ये कहाँ पे हुई है? 10th 12th वगैरह ये सब कहाँ से किया आपने, थोड़ा सा इस बारे में। मेरी मेरी शुरुआत की शिक्षा 10th जो है पास में ही जो वैष्णो कोचिंग क्लासेज एक स्कूल है वहां से हुई थी। और 12th की भी शिक्षा वहीं से हुई है। अच्छा अच्छा। तो हम सीधे आ जाते हैं, अब जो हम जिस वजह से ये वीडियो बना रहे हैं कि जी कप में जो आपकी रैंक आई है, ये अच्छी अच्छी रैंक जो आई है, इसका बारे में आपने कहाँ कब सोचा, कहाँ से आपको पता लगा कि पॉलिटेक्निक में कोई चीज होती है, उसका एंट्रेंस देना पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में कहाँ से कब से आना शुरू हुई? जब मैं 9th 10th में पढ़ रहा था तो उस समय से ही हमारे स्कूल में जो गुरु जी थे, तो वहाँ पे बच्चों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिलवा रहे थे। तो उसमें हर साल जो है अच्छे अच्छे मार्क्स भी हमारे स्कूल से सीनियर जो थे वो लेकर आ रहे थे। तो वहाँ से एक मोटिवेशन जगा कि नहीं, ये भी एक कंपटीशन है, इसमें अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। और हमारे सर जी जो थे वो बार बार हमको प्रेरित करते थे कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि पढ़ने में मैं
शुरू से ही थोड़ा अच्छा था, तो इसलिए वो प्रेरित करते रहे मुझे। तो मैं भी तैयारी करता रहा और अंत में 10th में भी अच्छा आया और 12th में भी। तो अच्छा, जो जहां तक बच्चों के मुंह से सुना है मैंने कि टेंथ में अगर हम पॉलिटेक्निक का एग्जाम देते हैं तो वो थोड़ा सा सिलेबस ओवर होता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि टेंथ के वाले बच्चों को नहीं पढ़ी होती हैं, तो इसलिए मुश्किल पड़ता है, और ट्वेल्थ करने के बाद वो आसान पड़ता है। तो आपको जो टेंथ किया, आपने टेंथ में ही आपकी 82 रैंक आई थी, तो आपने कुछ ऐसा फील किया, और अगर फील किया तो फिर उसकी तैयारी कैसे करी, क्या करा? जी, ये तो सही बात है कि अगर जैसे 10th में थोड़ा डिफिकल्ट होता है अच्छा मार्क्स लाना, अच्छा रैंक लाना, लेकिन 12th में थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हम 11 12 अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमारा माइंड भी विस्तृत हो जाता है किसी बारे में थिंकिंग करने में। लेकिन जो सिलेबस होता है पॉलिटेक्निक का वो 10th बेस ही होता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आता है तो 10th लेवल का ही पूछा जाता है। तो बेसिक चीज ये है कि अगर आपका जो है 10th लेवल का अच्छे से कंप्लीट है, जैसे जो भी पोर्शन है 9th 10th में आप अच्छे से अगर पढ़ लिए उसको विधिवत, तो पेपर में जो है बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अच्छे से कवर बोर्ड पेपर का सब तैयारी करते हैं, तो अगर बोर्ड पेपर का सिलेबस अच्छे से कवर हो गया तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे पॉलिटेक्निक के लिए, जैसे एक अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है, उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे चैप्टर वाइज, अंक गणित का कुछ पार्ट जो है सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है 10th में भी। थोड़ा मुश्किल है लेकिन लाया जा सकता है। हम्म। अरिहंत की बुक के बारे में एक बच्चा और भी डिस्कस कर रहा था कि अरिहंत की बुक जो है वो अच्छी होती है तैयारी के लिए। अच्छा, टेंथ में जब आपकी 82 रैंक आ गई तो उस समय आपने पॉलिटेक्निक क्यों नहीं किया? मेरा जैसे पॉलिटेक्निक करने का कोई पहले से प्लान नहीं था। मैं तो केवल एक पेपर देने की वजह से कि पेपर दे के कंपटीशन में बैठने के लिए दिया था। तो 10th के बाद भी था कि 12th करूंगा, इसके बाद आगे देखा जाएगा, तो इसलिए मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना उचित नहीं समझा। अच्छा अच्छा, और ट्वेल्थ करने के बाद जब पॉलिटेक्निक दिया, आपकी रैंक 1 आ गई, आप चाहते तो कोई भी सबसे बेस्ट कॉलेज सबसे पहले नंबर पे आपको मिलता, फिर भी पॉलिटेक्निक नहीं किया, तो इसकी कोई वजह, या उस समय भी केवल एग्जाम देना जी चाहते? इसके जी उस समय तो पहले से माइंड में तो रैंक इम्प्रूव करने का था, क्योंकि मैं 10th में भी मेरा टारगेट था कि मतलब अच्छा रैंक लाना है, तो उसमें तो 100 रैंक के अंदर आ गया। तो इसके बाद जब 11th में पहुंचा तब भी मतलब अच्छे रैंक का ही वो था, उम्मीद कि ठीक ठाक आ जाएगा। तो 12th में वो जाके पूरा हो गया। इसके बाद मेरा एडमिशन ना लेने का मेन रीजन ये था कि मैं आगे जो है अपना फ्यूचर में कुछ अलग डायरेक्शन में मुझे जाना था, जैसे मैं सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान था, पहले से ही मेरा क्लियर था कि उसी तरफ जाना है। तो मैं अ, इस समय जैसे वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो मैं यहाँ जो है एडमिशन लेना उचित समझा। अच्छा, तो बीएचयू से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से ना? तो जी जी। इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट है या इसके साथ एक और दो और सब्जेक्ट भी है? इसके साथ दो सब्जेक्ट से 2 साल जो है मेरा पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी भी सब्जेक्ट मेरे मन में कहीं कहीं बात आती है कभी कभी कि अगर जैसा सिविल सर्विसेज ही तैयारी करनी थी, तो जैसे बच्चा 9th 10th से ही अगर आर्ट्स ले ले, 11th 12th में भी वही सब्जेक्ट्स रखे, तो क्या ज्यादा बेटर रहता है? नहीं। जैसे बेटर तो रहता है कि सिलेबस तो वही उसी बेस पे रहता है कि मतलब ह्यूमैनिटीज ही। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो साइंस साइड से जब बच्चा एक पढ़ता है तो हम सबका जो माइंड होता है वो डेवलप हो जाता है, उस इनहेंस मतलब इसमें ग्रोथ हो जाता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं जहाँ तक सोचा, मैं समझता हूँ कि साइंस साइड से एक बार पढ़ना चाहिए, कम से कम तो 12th तक ही। क्योंकि आज का ट्रेंड ऐसा है कि जो बीटेक वाले हैं उनका हम्म सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा तेजी से सिलेक्शन हो रहा है, तो ये भी एक रीजन है। हम्म। मतलब इसमें सिविल सर्विसेज में भी साइंस और मैथ्स का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कोई पार्ट होता है सिलेबस, तो अगर आपने 12th तक किया है तो वो भी आसान पड़ेगा, हम्म। और तार्किक शक्ति दिमाग की वो भी अच्छी हो जाएगी, तो और काम आएगी आपकी। जी जी। ठीक।
अब हमें ये बताएं कि जब ट्वेल्थ में आपने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था तो एंट्रेंस दिया था, तो और क्या कोई खास प्रिपरेशन करी थी, या वही जो अरिहंत की बुक थी और जो प्रिपरेशन थी आपकी वही काम आ गई? मैं पॉलिटेक्निक का जब 10th में पेपर दिया था तो उस समय मैं विधिवत पॉलिटेक्निक की तैयारी किया था। पहले तो बोर्ड पेपर की तैयारी अच्छे से किया था कि 10th का जो भी है, और इसके बाद जब समय मिला 2 ढाई महीने का, तो उसमें मेरा तरीका क्या था कि 9th का बुक लिया और 10th का बुक लिया, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का हुआ। तो चैप्टर वाइज जो उसको पहले एक एक पॉइंट जो भी है अच्छे से सॉल्व किया, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया, फिर जो है उसी चैप्टर को अरिहंत की बुक में देखा। अरिहंत की बुक में पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ के, और फिर जो भी चैप्टर आप जैसे 10th में और 9th की बुक से पढ़ रहे हैं, उसी को जो है अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ के और हम्म। अच्छे से उसका एक पेज में हम नोट्स भी बना सकते हैं, शार्ट नोट्स भी बना सकते हैं उसी को, क्योंकि बाद में रिवाइज करने के दौरान वो बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे लिए। हम्म। और इसमें क्या कर सकते हैं कि जो पीछे क्वेश्चन दिया गया है उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन जो है कब आया हुआ है, और जो नहीं भी है उसको भी सॉल्व करके सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसमें से जो भी मेन पॉइंट होगा, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पॉलिटेक्निक लेवल में पूछे जाते हैं वो वन लाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो वहां से जो है किसी एक चैप्टर का जो हम पढ़ रहे हैं उसका शार्ट नोट हम बना सकते हैं एक पेज में, बाद में वो रिवीजन के दौरान जो है काम आएगा। तो ऐसे ऐसे एक एक चैप्टर को जब क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो है सिलेबस भी अच्छा कवर हो जाएगा और लास्ट समय में अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो विवेक, हमें ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स इस समय तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक की, तो वो कौन से ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे चैप्टर्स ज़्यादा पढ़ें जिनसे कि ज़्यादा पूछा जाता है और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें? थोड़ा सा इस बारे में अगर बताएं आप। जी। तो इस समय जैसे जब मैं पेपर दिया था 2021 में, और इसके पहले 19 में भी दिया था, तो उस समय जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे प्रकाश चैप्टर हो गया, ऑप्टिक्स से रिलेटेड, और इसके बाद 9th में भी कुछ चैप्टर है जैसे मोशन हो गया। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं चैप्टर के नाम, क्योंकि मैं थोड़ा 2-3 साल दूर हो गया हूँ पॉलिटेक्निक से सिलेबस से लेकर, तो मुझे बहुत ज्यादा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये कुछ चैप्टर जो है मेन इम्पॉर्टेंट है। मैथ में जैसे लाइन का सवाल हो गया, जो रेखा है वहां से आ जाते हैं, और अर्थमेटिक अगर मैथ की बात करें तो समय चाल हो गया, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसको जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे हम्म। सिलेबस के बारे में इतना आइडिया भी नहीं रह गया। बहरहाल, जब मैंने जितने भी बच्चों से बात करी है, मतलब सफलता का मूल मंत्र जो है वो यही देखा है कि आपके अपने जो टॉपिक्स हैं, अपना जो सब्जेक्ट है, उसमें अगर पूरी पकड़ है, अगर उसके कंसेप्ट मजबूत हैं, तो फिर आपको कंपटीशन में भी धीरे धीरे कोई भी आप बुक पकड़ेंगे, चाहे अरिहंत हो चाहे कोई भी पब्लिकेशन हो, आपको हर एक से फायदा मिलने लगता है फिर। जी, मेन यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। जैसे अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर कोई 10th में पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाह रहा है, मतलब वो पेपर देना चाह रहा है, तो अगर वो स्टूडेंट 9th में ही आ जाता है और 9th में स्कूल के साथ साथ अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, 9th की पढ़ाई अच्छे से कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पकड़ बना लिया, और जब वो 10th में गया तो 10th पे अच्छे से पकड़ बना लिया, तो जब वो तैयारी में आएगा मतलब 2-3 महीने में बहुत अच्छा वो कर पाएगा। अगर वो पूरे समय नहीं पढ़ा रहेगा, 9th 10th अच्छे से नहीं किया रहेगा, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, मेहनत करना पड़ेगा, तो फिर हो जाएगा उसके साथ। तो विवेक, हमें ये बताएं बच्चों को जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, कि कोई भी एग्जाम जब होता है तो उसके लास्ट में जब कुछ टाइम बचता है, तो उसमें एक बच्चे का जो है वो रिवीजन किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटेजी उसे फॉलो करनी चाहिए, तो उसके बारे में जो है वो थोड़ा सा अगर हमें बता सके बच्चों को। तो इसमें सर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले तैयारी के दौरान जो है स्टूडेंट को अ, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। जो भी चैप्टर वाइज है उसको शार्ट नोट में तब्दील करो, कि जैसे मान लीजिए हम प्रकाश पॉलिटेक्निक के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जैसे लाइट चैप्टर हमने पढ़ा, तो अब लाइट चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 पेज में रहेगा।
लेकिन उसको आप 1 से आधे पेज के अंदर उसका नोट्स बना लीजिए और उसी को जो है बार-बार रिवाइज़ करिए। तो जब लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसे किसी भी एग्ज़ाम में किया जा सकता है और रिवीजन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अच्छा से अच्छा रैंक ला सकते हैं। और प्रीवियस ईयर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक में देखा 2-3 बार जब पेपर दिया, तो जब 2019 में मैं पॉलिटेक्निक में पेपर दिया था और जब 2020 में दिया था, 2020 में जब पेपर दिया तो पीवाईक्यू को मैं केवल सॉल्व करके गया था, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था, तो मैं केवल पीवाईक्यू को सॉल्व किया था और थोड़ा बहुत पिछला जो आधार था उसके आधार पे पेपर देने गया, तो मेरा अच्छा मार्क्स वहाँ भी आ गया। इस क्षेत्र में जैसे पीवाईक्यू जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी पेपर के लिए, तो प्रीवियस ईयर जैसे कोई भी पीवाईक्यू है तो जो सॉल्व पीछे दिया गया है उसका हम कर सकते हैं सॉल्व कर, जो आंसर दिया गया जो आंसर दिया गया है पीछे, जैसे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसके पीछे जो भी आंसर दिया गया है उसमें हम क्या कर सकते हैं, आंसर का शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन अगर पुट अप कर दिया जाए तो वहां से भी सहायता मिल सकती है हमको। हम्म। देखिए हम लोग हमारी कोशिश यही रहती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपर्स हैं, अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई में, उनको आपके सामने ला करके और जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो आपके सामने डिस्कस करें, ताकि उससे मोटिवेट होकर के आप लोग भी जो है उसी तरह से तैयारी कर सकें। किसी का तरीका किसी तरह का हो सकता है, किसी का पढ़ने का तरीका किसी तरह का हो सकता है। कोई देर रात तक पढ़ता है, कोई जल्दी सुबह तक पढ़ता उठ के पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है। वो चीजें अलग अलग आप अनुभव और लोगों के देखें। लेकिन जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको फायदा मिलता है, वो चीज आप जानते होंगे, उस चीज के हिसाब से आप तैयारी करें। विवेक, हमें ये बताइए कि आप देर रात तक पढ़ने वाले बच्चों में से हैं या सुबह उठ करके जल्दी पढ़ने वाले बच्चों में से? तो मैं जो है देर रात तक पढ़ने वाले में से नहीं था। मैं सुबह जो है लगभग 5 से 6 के बीच में उठ जाता था और मेरा पढ़ाई जो है लगभग 10 से 11 के बीच तक चलता था। मतलब 12th के दौरान मैक्सिमम मैं 10 बजे सो जाता था। अच्छा। तो जी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पढ़ते थे आप पूरी इंटेंसिटी के साथ पढ़ते होंगे, पूरा उसका फायदा उठाते होंगे, क्योंकि समय तो कम ही लग रहा है मुझे तो। जी। हाँ, मेरा क्या था कि जब स्कूल में मैं जहाँ पढ़ता था स्कूल में, तो सुबह 9 बजे के आसपास स्कूल चला जाता था, तो स्कूल से 6 से लगभग 5 या 6 बजे आता था वहाँ पे। मतलब मेरी पूरी पढ़ाई दिन भर जो है स्कूल में ही होती थी, तो मैक्सिमम मैं अपना समय स्कूल में व्यतीत करता था और इसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ता था। ये है कि स्कूल में प्रॉपर पढ़ाई हो जाती थी। फिर बच्चा एकदम जी। थक भी जाएगा 9 से 5 तक पढ़ने के बाद। तो वो सही है कि बजाय इसके कि हम बेमन से जगे रहें और पढ़ने की कोशिश करें, बजाय इसके उससे बढ़िया है कि सो जाओ और जितना भी पढ़ो पूरी इंटेंसिटी के साथ पढ़ें। अच्छा विवेक, ये बताइए कि बच्चे जो हैं वो जो सीबीटी होता है, जिसको कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, उसको देने में थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर कभी देखा नहीं होता है। और वो जब जाते हैं सीबीटी देने तो उनके मन में एक दिमाग में रहता है हुआ। हालांकि जो जीकअप है वो इस बात के लिए मॉक टेस्ट आयोजित करवाता है अपने साइट पे। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि सीबीटी किस तरह से होता है और किस तरह से इसे फेस करा जाना चाहिए? आपने चूंकि पहली बार जब सीबीटी हुआ था तब फेस किया था, तो थोड़ा वो एक्सपीरियंसेस मिलाते हुए हमें डिटेल में इसके बारे में कुछ बताएं। जी। सबसे पहले तो जो सीबीटी एग्जाम है उससे बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि इसमें जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जैसे एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाएगा। तो अंदर जब प्रवेश करेंगे एंट्री करने के बाद तो कंप्यूटर पे जाएंगे तो आपका कंप्यूटर तो उस डालना रहेगा, पासवर्ड डालने के बाद ओपन हो जाएगा और टाइमिंग बगल में जो है ऊपर टाइमिंग जो है चलती रही है और राइट साइड जो है आपको क्वेश्चन भी दिखेगा कि कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया वो ग्रीन हो जाएगा और इसके बाद जो अटेम्प्ट नहीं किया वो किसी अलग मार्क्स से मार्क हो जाता है। और इसके बाद एक के बाद एक क्वेश्चन जो है आप माउस से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा तो उसमें कोई
प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी जो कभी नहीं दिए रहते हैं, जैसे पहली बार जेकब का देने जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा कि कंप्यूटर मुझे चलाना नहीं आता है। और रफ सीट भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक ठीक। तो बाकी और जो साइट पे और मॉक टेस्ट के ऑप्शंस हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करके देख लेंगे किस तरह से दिया जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या होने वाली नहीं है। हाँ, जिसने बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं सीखा वो मुझे लगता है कि कम नहीं। से कम एक बार कहीं साइबर कैफे पे जाके थोड़ा सा चलाना वलाना सीख ले, किसी को ले जाए साथ में, हाँ, है नहीं। उससे ये होगा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए एक बार। कि माउस कैसे पता लगा एंड टाइम पे फिर माउस चल ही नहीं पा रहा है, वो कर्सर मूव नहीं कर पा रहा है, या इस तरह की सिचुएशन हो, तो उससे बढ़िया थोड़ा। आज की डेट में मुझे लगता है गाँव में भी बच्चे चलाना जानते हैं कंप्यूटर, कोई ऐसी बात नहीं है। तो विवेक यादव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला। हम जानते हैं कि आपने बताया भी था कि 11 तारीख को आपका कोई 12 तारीख को पेपर भी है, लेकिन फिर भी आपने बच्चों के लिए समय निकाला और काफी मूल्यवान बातें बताई सीबीटी के बारे में। तो आपका हम इस चैनल पे आने के लिए धन्यवाद।